अच्छा, दो तरह से स्टूडेंट होते हैं। करंट अफेयर्स का टॉपिक आ गया, ठीक है, अब उसे समझ नहीं आ रही मैं हेडिंग्स क्या बनाऊं। अब उसने सिंपल आपसे ये पूछ लिया है कि पाकिस्तान और यूएस का, वो कभी भी आपसे हिस्टोरिकल टाइमलाइन नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा, जो मैंने कल कवर करवाई। हिस्टोरिकल टाइमलाइन इसलिए करवाई थी ताकि आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पाकिस्तान और यूएसए का जो आपस में ताल्लुक है वो किस बेस पे है। हमें क्या मिलता है उनसे, मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मिलती है, और उन्हें क्या मिलता है हमसे, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलती है। समझ आ रही है। हम उनके ड्यूरिंग अफगान वार हम नॉन नेटो अलाय भी रहे हैं, मतलब हम पे कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो नेटो कंट्रीज को मिलते हैं। मतलब नॉन नेटो अलाय होने का मतलब ये था कि नेटो कंट्रीज के बाद सबसे इंपोर्टेंट कंट्री पाकिस्तान है अमेरिका के लिए। वी आर फाइटिंग वार ऑन टेररिज्म विद द यूएस, ठीक हो गया, इन अफगानिस्तान, जो तकरीबन 20 साल ये बार चली। हम उसके मतलब एज अ फ्रेंड हमने वहां पे फंक्शन प्ले किया, अपना रोल प्ले किया। मैंने इसलिए आपको कल समझाया था। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट डिबेट जो आज हम करेंगे, आज भी आज जल्दी आ, इससे भी इंपॉर्टेंट डिबेट है। आज का लेक्चर मेन तो हमारा उसी पे ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट डिबेट है एक किस्म की, इससे आपको ना काफी चीजें क्लियर होंगी। एक दो दफा ये सीएसएस में रिपीट भी हुआ है। इस टाइम दुनिया में कितनी तरह के गवर्नमेंट के सिस्टम चल रहे हैं, ये आपने बताना। इस टाइम प्रैक्टिकल बेस पे अगर मैं बात करूं तो आपने मुझे बताना, बताइए। डेमोक्रेसी हो गया जी, डेमोक्रेटिक हो गया जी, डेमोक्रेटिक में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री हो गया। ठीक है, मैं इसको लिखता जाता हूँ, हम जरा इसको क्लियर करते हैं, है क्या। इसके बाद मेरा लेक्चर आज वाला बहुत आसान हो गया। कल मैंने एक डिबेट बताई थी जेलेंस्की और उसकी, हाँ हाँ लेकिन एक सेकंड प्लीज, नहीं ऐसे नहीं करना, लेक्चर खराब ना हो ऐसे, मुझे जस्ट एक मिनट दे। अच्छा, एक तो है डेमोक्रेसी, आसान करते हैं काम। आपने 4 दफा देखी, मैंने 20 दफा देखी है। इसमें मैं सिर्फ समझता रहा ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन हम एज अ सीएसएस एस्पायरेंट ना, उस वीडियो क्लिप के बाद मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा, आप सोचते रह जाएंगे कि सीएसएस एस्पायरेंट इस तरह से नहीं सोचता जो उसमें दिखाया गया। सीएसएस एस्पायरेंट उसको बहुत डिफरेंट वे में लेते हैं, डिप्लोमेटिक वे में जाके देखेंगे बहुत डिफरेंट वे है उस चीज को हैंडल करने का। हम इसको, मैं आता हूँ उसकी तरफ। पहले जरा डेमोक्रेसी के अंदर 2 तरह के फॉर्म्स होती हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में जैसे यूएसए ये सब कुछ मैनेज करता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट्री में जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट को हेड कौन करता है। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, फिर आ जाएगी और
बताइएगा। वन बाय वन तरीके के साथ हमने चलना है ताकि कोई बिल्कुल जीरो है ना उसको भी इस बात की समझ आए। जी आगे चलो। मुनाफी, बादशाहत, ऐसे ही है। आप यूके की तरफ लेके जाएंगे इसको, ऐसे ही है। अच्छा मिडल ईस्ट, चलो मुनाफी में भी फर्दर दो आ जाएंगे, ऐसे ही है। कौन कौन सा भला? एक मिडल ईस्ट आ जाएगा, जैसे सऊदी अरेबिया है, बादशाहत। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ऐसे ही है। यूएई, केएसए। आपको इन बच्चों को पता होना चाहिए, आपको नहीं पता इससे पहले इन चीजों का, इसलिए लिख पा रहा हूँ। यूएई, केएसए, कतर, शाबाश, ओमान, जॉर्डन हो गया, और जो मेन कंट्री है। अच्छा दूसरी मोनार्की कौन सी है? वहां पे थोड़ी सी डेमोक्रेटिक मोनार्की, ऐसे ही है। कौन सा वाला, किसकी बात करने लगा हूँ? यूके। फिर नीचे तो पार्लियामेंट ही है ना, ऊपर वो एक लाइन बनी हुई है चार्ल्स और क्वीन की ना, नीचे तो मेन तो है गवर्नमेंट ही होती जो पार्लियामेंट की। जैसे मोनार्क या यूके की अगर बात करते हैं तो ऊपर भाई जो है वो कौन बैठा हुआ है? एक सेकंड। हाँ जी, ये वो लाइट भी बंद कर दो मुझे, ये। हाँ सबसे नीचे ये बंद। ऊपर बादशाह बैठा मोनार्क, और नीचे कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर, और वही जो हम जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके अलावा बताइएगा। डिक्टेटरशिप कहाँ पे है? डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप कौन होता है? डिक्टेटर पता है ना? नॉर्थ कोरिया में भी यही मोनार्की चल रहा है, एक किस्म का मोनार्की है ना। मतलब डिक्टेटर कौन होता है कि मार्शल लॉ लगा के आर्मी वाला बंदा पावर में आ गया, वो डिक्टेटर है। उसको आप बादशाह कह दो, उसको डिक्टेटर। लेकिन वो जो नॉर्थ कोरिया वाला केस है वो यहाँ पे ज्यादा ठीक होगा। अच्छा इधर क्या डिक्टेटर की बात कर रहे हो? डिक्टेटरशिप कौन है इसमें? म्यांमार में चल रही है, इसलिए आर्मी बैठी हुई है म्यांमार में। और बताइए म्यांमार के अलावा तो दुनिया में कहाँ पे है जहाँ पे आर्मी कंट्रोल कर रही सब? ये बांग्लादेश में नहीं, नहीं पाकिस्तान में प्रॉपर जगह, अफगानिस्तान में भी। हाँ जी, वो और ही तरह की प्लेस है। और बताइए, चलो हम इसको इधर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं कोई और टाइप। और टाइप के कम्युनिज्म, जी बिल्कुल सही है। कहाँ पे चल रहा है ये कम्युनिज्म? रशिया में, रशिया में और चाइना। वो किस्म का है तो कम्युनिज्म, बेस कम्युनिज्म है। हाँ जी बताएं जी बच्चों। छोड़ दो उसको, बांग्लादेश अभी वो उधर डेमोक्रेसी आ गई। मैं आपको कुछ और चीज समझाना चाह रहा हूँ, के ऊपर बाद में बात करते हैं। मैं कुछ और चीज समझा रहा हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ जो रशिया और चाइना में सिस्टम चल रहा है, वहां पे गवर्नेंस किस तरह से होती है और अवाम की एक्सपेक्टेशन वहां पे क्या होती है, हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। और जो अमेरिका में गवर्नेंस किस तरह से होती है, पहले तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको प्रैक्टिकल बेस पे फर्क समझाता हूँ तो जरा ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह या एक ऐसा इदारा जहां पे मशवरा किया जा सकता है।
पार्लियामेंट का मतलब है एक मशावरती अदारा, एक ऐसी जगह जहां पे बैठ के कोई मसले का हल निकाला, उसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पाकिस्तान में कानून साजी किस तरह से होती है, क्या बेस है उसकी? सबसे पहले बिल आपका जाता है कैबिनेट में, मोस्टली कैबिनेट में अप्रूव होता है, एग्जेक्टिव उसको अप्रूव करता है, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करके उसको कहां पे भेजते हैं? नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर कहां पे जाता है? सेनेट। सेनेट से अप्रूव होकर कहां पे जाता है? प्रेसिडेंट। 4 जगह हैं, मतलब 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे उस स्पेसिफिक बिल के ऊपर मशवरा होगा। क्या होगा? मशवरा ही होगा ना, मुख्तलिफ लोग बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं, उसमें कुछ चीज ऐड करवाते हैं, कुछ चीज माइनस करवाते हैं, ऐसे ही है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इज अ थिंग जहां पे किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर मशवरा किया जाए, तो हम उसको इसलिए कहते हैं मशावरती अदारा है पार्लियामेंट। ठीक हो गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है जी? सबसे पहले क्या होता है, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, रात को सोया हुआ सुबह उठेगा, कहेगा जी ये ऑर्डर है, आज के बाद कानून बन गया, ऑर्डिनेंस में जारी कर रहा हूं। एक ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए जारी होगा। ओके, मैं मिसाल के तौर पे जी, अमेरिका ने कहा जी हमने अपनी फौजें यूक्रेन से वापस मंगवा दी, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, हमने अपनी फौज यूक्रेन से वापस मंगवा, ये उसने लिख दिया। ठीक हो गया। अब वो बिल जो उसने लिख दिया ना, वो 120 दिन के लिए इंप्लीमेंट हो जाए। वो बिल फिर किसके पास जाएगा? अमेरिकन कांग्रेस में। कहां पे जाएगा? अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस में। उनकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, हमारी पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है। उनकी कांग्रेस में जाएगा, वहां पे डिस्कस होगा कि क्या ये डिसीजन ठीक है, क्या ये डिसीजन ठीक नहीं है। अगर डिसीजन ठीक है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, वो डिसीजन ठीक है तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, ओके किया जाएगा और अपनी फौज वापस बुला दी। अगर डिसीजन नहीं ठीक तो फिर प्रेसिडेंट के साथ उसके ऊपर डिबेट की जाएगी कि कौन से पॉइंट ठीक है, कौन से पॉइंट नहीं ठीक। वहां पे पहले कानून बन जाता है, मशवरा बाद में होता है। यहाँ पे पहले मशवरा होता है, कानून बाद में। ये बेसिक इनका पार्लियामेंट में फर्क है, दोनों में डेमोक्रेसी तो बेसिकली मतलब वही है, अवाम की। इधर आ जाओ, मोनार्की, एक बाप का बेटा, फिर आगे उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कानून फॉलो होता था कि जो अल सऊद था ना, उसका बेटा और फिर उसके जो 3 बेटे, जैसे इनका शाह फैसल था, ठीक है, और फिर उसका छोटा भाई, फिर उसका छोटा भाई, फिर सबसे बड़े भाई का भतीजा, इस तरह से हुकूमत आई। लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान जो है, ये किंग सुलेमान के बेटे हैं, जो अभी उनके किंग हैं, बादशाह हैं। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, ये एक लंबी डिबेट है, जब कभी सऊदी अरेबिया के ऊपर बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको। बनती इनकी हुकूमत नहीं थी, इन्होंने अपने कजन को हटा के खुद हुकूमत ली जबरदस्ती, वाट एवर जो भी करें। यूके का आपको सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वहां पे ऊपर बादशाह है, जिसको 1 और 2% ऑफ टोटल यूके की जो इकोनॉमी है उसका जाता है। वो नीचे अवाम अपनी राय से प्राइम मिनिस्टर को चूज करते। इधर कम्युनिज्म, या अगर हम रशिया या चाइना की बात करते हैं, यहाँ पे किस तरह से सिस्टम चलता है? वहां पे तो है बच्चों के, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं लोग, यहाँ पे चेंज करने की गुंजाइश कोई नहीं। चाइना के सदर ने जब बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2013 में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो बाद में चाइनीज सदर को उसकी ताहयात जिंदगी के लिए उसको सदर बना दिया गया। कहा गया कि तुमने चाइना को एक ऐसा आइडिया दिया है जिसके बाद चाइना पूरी दुनिया के ऊपर हमेशा के लिए राज कर लेगा, हमेशा गवर्नमेंट अपनी ताकत को बना के रखेगा। तुमने दुनिया को कनेक्ट करने की बात की, तो हम तुम्हें जब तक तुम चाहो तुम प्रेसिडेंट रह सकते, तुम्हें कोई हटाएगा? शी जिनपिंग। अब चाइना पे चलता किस तरह सिस्टम तो बताएगा, जो प्रैक्टिकल, मैं टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थी, नॉट टॉकिंग अबाउट थियरेटिकल या जो एकेडमिया में पढ़ा जाए उसकी बात नहीं है। हम किसकी बात करें? प्रैक्टिकल की। चाइना जैसे कंट्रीज के अंदर हर चीज को कंट्रोल किया जाता है। आम आसान अल्फाज में, आप हुकूमत के खिलाफ कोई भी वर्ड निकालेंगे, आप में से कोई भी बात करेगा, आपको विद इन सेकंड्स उठा लिया जाएगा, मिनट्स भी नहीं लगेगा।
चाइना में पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं है, रशिया के अंदर पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं है। जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नर जो जितना भी गवर्नर स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ तनकीद करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो इसको हम कह लें कि फाशिज्म, या इसके लिए जो अच्छा वर्ड यूज करते हैं जो पेपर में भी ऑलरेडी पूछ चुके हैं, वो अथॉरिटेरियनिज्म। क्या है वो? अथॉरिटेरियन। आज दुनिया 2-3 बड़े हिस्सों में बटी हुई। अथॉरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, मोनार्की और 4 हिस्सों। कम्युनिज्म है, लेकिन आप उसको समझो कि कम्युनिज्म और तरह से परफॉर्म करता फंक्शन। रशिया और चाइना के अंदर प्योरली अथॉरिटेरियनिज्म। आप स्टेट के खिलाफ बात करो, आप सदर के खिलाफ बात करो, फौरी तौर पे आपको उठाए जाएंगे, बिल्कुल वेट ही नहीं है। समझ आ गई? तो आपने इन 2 चीजों के दरमियान फर्क याद रखना है, डेमोक्रेसी और, यार बंद कर लेना, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म के बारे। अथॉरिटेरियनिज्म के क्या होते हैं एलिमेंट्स को समझाएगा। डेमोक्रेसी के आसान है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है? कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती बच्चों, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। कोई बुनियादी हकूक बताने को होते हैं, देता भी है, जब तक बुनियादी हकूक सारे मिलेंगे आपको, लेकिन जब तक आप उस स्पेसिफिक बंदे को चैलेंज नहीं करते जो हुकूमत चला रहा। हर चीज को कंट्रोल कर लिया जाता है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता है, जो आम सिविल सोसाइटी होती है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है बाय प्रोवाइडिंग देम सम इंसेंटिव्स कर, या मीडिया होता ही आपका स्टेट कंट्रोल्ड है, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। एंटी डेमोक्रेटिक नहीं कहना हमने, इसको क्या कहना आइंदा से? अथॉरिटेरियन। याद रहेंगे। चाइना में कम्युनिज्म ही है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मिक्सचर है। रशिया में कम्युनिज्म है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल होता है तो इसको क्या हम कहते हैं जी? आगे फिर सब फर्दर समझे। जब मिलिट्री और आम लोग, जो जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, ये हुकूमत चलाता है, तो हम उसे कहते हैं हाइब्रिड रिजीम। कौन सी रिजीम कहते हैं? हाइब्रिड रिजीम कौन सी होती है? जिसमें आर्मी और जो पार्लियामेंट है दोनों मिलके हुकूमत चला रहे हो, धक्का दे रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड रिजीम। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है, वो कौन सी होती है? फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है जैसे यूएसए के अंदर फंक्शनल, सब कुछ फंक्शन, जो डेमोक्रेसी की एकेडेमिया के अंदर लिखा हुआ ना, थ्योरी में लिखा, उसके मुताबिक चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। हाइब्रिड रिजीम कौन सी है? मिलिट्री और डेमोक्रेसी मिलकर, जो मतलब डेमोक्रेसी और मिलिट्री का मिक्सचर कह लो, तो वो हाइब्रिड रिजीम बन गया। याद रख लो ये सारे पॉइंट्स। फंक्शनल जैसे नॉर्मल अच्छे तरीके से जो डेमोक्रेसी चलती है उसको हम फंक्शनल डेमोक्रेसी कहते हैं। आइडियल डेमोक्रेटिक स्टेट आप किसी को भी नहीं कह सकते। यूएसए डेफिनेटली, यूके, एटलीस्ट इंडिया एक अच्छी डेमोक्रेसी है। आप उस तरफ चले जाओगे ना, दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ पे आर्मी का इन्फ्लुएंस नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे बदनाम है ना, हमारी फोर्सेस तो वैसे बदनाम किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो सहूलतें मौजूद नहीं। इसलिए वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था, जब लोग अमीर हो जाते हैं तो वो कहते हैं बात सही नहीं थी, इसको हटाओ। वो हिसाब है हमारा, समझ आ गई बात। ये एक अलग डिबेट है पूरी दुनिया में जितनी, क्योंकि इन सब लीडर्स ने आते जाते रहना होता है। आप लोगों का किसी स्पेसिफिक लीडर के बारे में माइंड बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक हो गया? जैसे आजकल हम क्रिकेट हारे हैं, ऐसे ही है, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर आते हुए। अब मैं बताने लगूं कि कैसे माइंड बनाया गया आप लोगों का। आप टिकटॉक खोलो, आप इंस्टा खोलो, आप फेसबुक खोलो, आप तीनों में से कोई भी ऐप यूज कर रहे होंगे ना, तो जो नौजवान खिलाड़ी है ना, ये आपको जिम में नजर आएंगे, दौड़ते हुए नजर आएंगे, पीआर उनकी चल रही है। रीजन क्या है कि जो सिलेक्टर है वो भी इंसान है, वो भी उनको कहीं ना कहीं देखेगा, उसका माइंड बनेगा। मार्केटिंग इसे कहते हैं आसान अल्फाज में, कि आप लोगों का माइंड बनाने के लिए अगेन एंड अगेन वही चीज को दोबारा अगेन एंड अगेन वो प्ले किया जाए।
है। पर लास्ट बात, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। लास्ट बात वीडियो क्लिप के ऊपर आप लोगों ने उस चीज से निकाला क्या? मैं जो निकालूंगा आप परेशान हो जाएंगे, अरे सर ये कैसे हो सकता है। आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप से क्या, आपको इसका खुलासा क्या मिला, इसमें से आउटकम क्या आपको नजर आती है? वीडियो का मैंने कल बताया था कि वो ज़ेलेंस्की मिलने गया तो उसने डांट डपट के निकाल दिया उसको। उसने कहा जी मुझे $500 बिलियन के वहां से रिसोर्सेज दो, वरना मैं तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर। किसी किसी हद पे यूएसए भी अपनी जगह पे ठीक है, भाई मैं पागल हूं, $350 बिलियन लगा चुका हूं, $150 अरब देने की बात कमिटमेंट कर चुका हूं। 500 अरब रुपया हम क्यों दे रहे हैं? $500 अरब हम क्यों दे रहे हैं? क्या रीजन? हमें उसके बदले क्या मिलेगा यूक्रेन से? क्या ये मिलेगा कि हमने यूरोप को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए हम $500 बिलियन दे दें? हमने तो नहीं करना। उसके बदले मुझे कुछ गारंटी दो, गारंटी दे दो कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, अपनी फौज भी कहोगे तो भेज दूंगा। लेकिन यूरोप अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है दुनिया में। दुनिया का जो, जिसे हम कहते हैं ना वर्ल्ड ऑर्डर में यूएसए सबसे टॉप पे है, उसके बाद यूरोपियंस है, उसके बाद फिर आ जाता है रशिया चाइना के छोटे दिन एज अ ब्लॉक। लेकिन आपने इस वीडियो से क्या निकाला? थोड़ा सा बड़ा सोच रहे हैं जी, वन बाय वन देखिए सर वीडियो। सर हाँ जी, क्या आपको उसमें से नजर आया? यूएसए अपनी फॉरेन पॉलिसी जी, आपको ये लगता है कि यूएसए यूक्रेन को लेकर अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करेगा? चलो किसी हद तक इसको मान लेते हैं जी, और बताइए। मैं चाहता हूँ आप लोग बड़ा सोचिए, छोटा भी सोच रहे हैं। हाँ जी उसामा, चलो यूएसपी ट्रैप कर, अभी भी छोटा सोच रहे हैं। और जी यूएस जो है वो पैसे ज्यादा उसके डिफेंस मिलिट्री का नहीं लगाया जाता है जी, ये आप गलत सोच रहे हैं। यूएसए बेशक पैसों लेकिन चाइना में जी, और बताइए किसी हद तक आप पहुंच रहे हैं, आप बात करते हैं। नहीं, कम्युनिज्म की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। हाँ जी, और कुछ इसके ऊपर? नहीं 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 नहीं, और तो आसान अल्फाज में समझा बेसिकली बच्चों, जो ट्रम्प साहब है ना, कि नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट वो बंदा होता है जो कहता है मेरा कंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे बाहर में जाए, मैं क्या किससे लेना है, तो सब कुछ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। वो कहता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अमेरिकन। हमने तो अमेरिकन का देखना है। जैसे इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया गया था कि अगर अफगानिस्तान के साथ आप बंद कर देंगे बॉर्डर, तो फिर वो कोविड के दौरान थी तो वो लोग भूखे मर जाएंगे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी अवाम। मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने वोट नहीं किया, मुझे जो अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट दिया और इनको मैं सुना दूँ, वही उसका भी काम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी बड़े लेवल पे सोच लो। आपने किसी हद तक बात की एंड वाली की बात। यूएसए का मानना है कि चाइना की जल्दी तरक्की के पीछे उसकी है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। वो ना किसी लड़ाई में पड़ता ना किसी झगड़े में पड़ता। और यूएसए में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि चाइना की हेल्प से रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और अमेरिका को लगा दिया यूक्रेन के पीछे। खुद वो दूसरी साइड से अपनी जो इकोनॉमी है उसको डबल ट्रिपल करी जा रहा है। अमेरिका सारा दिन वो लगे रहते हैं यूक्रेन में ये हो गया, यूक्रेन में ये हो गया। तो फर्दर डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता यूएस के बारे में। इसके ऊपर जो अभी ट्रम्प इंतजाम में आई है, उन्होंने कहा हमने इस तरह नहीं चलना, हम पूरी दुनिया के अंदर बाहर को करेंगे खत्म, हर कंट्री अपना अपना देखे, मैं भी अपना देखूंगा। और मैंने किससे आगे निकलना है, जो कि गैप है अभी भी $11 बिलियन का, लेकिन मैं फर्दर आगे निकलूंगा। और अगर मेरी ग्रोथ स्टैग्नेट होगी, आप अंदाजा करें ना, अगर उसने 350 या $500 बिलियन दिए, डॉक्टर ट्रम्प तो ये कहते हैं मैंने $500 बिलियन दिए। अगर उसने $500 बिलियन दिए है यूक्रेन को, अंदाजा करो $500 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा $270 अरब, जिसमें से 135 बाहर से। हम $1 अरब लेने के लिए मर रहे हैं IMF से, तो यार हमें $1 बिलियन दे दो, अब प्याज का दूध फिर आएंगे। तो $500 बिलियन इज अमाउंट, सही।
तो वो कहते हैं यार ये $5 मिलियन जो हमने उनको दे दिए, हम बेवकूफ है, अपने मुल्क में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, या किसी ऐसे कंट्री के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते जहां से मुनाफा मिले। इस वीडियो क्लिप को इस तरह से सोचना, इस वीडियो क्लिप को इस तरह नहीं सोचना कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है, वो यूक्रेन को छोड़ रहा है, नहीं, ये सारी छोटी बात है। तो बड़ी बात है वो ये है कि उसको पता लग रहा है कि चाइना ने हेल्प किया रशिया को, और रशिया लड़ाई करनी शुरू कर दी यूक्रेन के साथ। क्या आपको लगता है कि रशिया विदाउट हेल्प ऑफ चाइना लड़ सकता? कभी भी नहीं लड़ सकता, याद रखना, कोई नहीं सकता लड़े। चाइना अगर ये कह देना कि रशिया मैंने तुमसे ऑयल और गैस परचेज नहीं करना, तो रशिया दूसरे दिन भी वॉर में लड़े, क्योंकि चाइना, जो रशिया सिर्फ है ना गैस और ऑयल सेल भी करता है ना सिर्फ चाइना को, उसके लिए कोई टेंशन। और अमेरिका का क्या इसमें स्टांस है, यूएस का क्या स्टांस है, ये तो छोटी छोटी चीजें होती है, इसको इस तरह समझना पड़ता। यूएस का इस तरह स्टांस है कि जो रशिया चाइना की तरफ हुआ है उसको सस्ती गैस और ऑयल देता है, मैं क्यों नहीं रशिया से सस्ती गैस और ऑयल लेता? मेरे हाथ से मिडल ईस्ट भी निकल गया, मिडल ईस्ट क्यों निकल गया, वो भी चाइना की तरफ चला गया। अब उन्होंने गैस और ऑयल की महंगी कर दी। ईरान पहले मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो भी किस तरफ चला गया, रशिया की तरफ, अपना हाँ चाइना की तरफ। तो यार मैं तो अकेला होता जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ इस तरह से करूं कि रशिया को अपने साथ में लाऊं, अपने करीब लाने की कोशिश करूं और चाइना को आइसोलेट करें। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस है बहुत हाई है, उनको वो कम होगी, उनकी प्राइसेस डिक्रीज होंगी, उससे हमारी जो डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम होगी। ये इट इज देयर। तो ये हमें अब समझ भी आ रहा है कि ये वीडियो क्लिप इतनी सिंपल नहीं, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ है। जेलेंस्की भी ये कहते रहे, कल तक उसे कहते रहे तुम हमारे हीरो, एक दिन में उसे डांट पड़ती है, कहा कि तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते। ये कोई बात है करने वाली, एक कंट्री के अंदर वार लड़ी जा रही है, वो बेचारा मर रहा है, उसको कहते हैं आपस में दोबारा उसको मजलूम दिखाया गया है, जानबूझ के सारी प्लानिंग के तहत की वीडियो बनाई। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस तरह से काम होता है। अब आज अपने टॉपिक, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुक, मैंने कल बात की थी आप लोगों के साथ, मैं ऑनलाइन कर लिया शुरू। मिलिट्री एड दी, उससे कर्ज क्यों नहीं पे कर देते? 400 मिलियन है, कितना कर्ज पे करेंगे? हमारे पे डेट है एक्सटर्नल $135 बिलियन, जो हमने डॉलर में पे करना, इंटरनल हम रूटीन में भी कर सकते। टोटल 270 की ऑर्ड है हमारा जो हम पे कर्जा, अगर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तकरीबन 60,000 अरब रुपया, 60 से 70,000 अरब रुपया जो है ना हम पे कर दिया पाकिस्तान। तुम लोगों के ऊपर भी पर हेड तकरीबन 3-3 लाख रुपया निकालो अपना, 3-3 तुम लोग को वापस करो ना, मेरी लोग करो। समझ आई? वो जी हम विशियस सर्कल में फंसे हैं आजकल। आजकल हम लोन इसलिए नहीं बच्चों लेते कि हम वो लोन दे के आगे डेवलपमेंट कर सकें, हम लोन इसलिए क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेशन की तरफ तो जा ही नहीं रहे। Still we are having only 10% टैक्स टू जीडीपी रेशियो। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो 20% होनी चाहिए, है कितनी? सिर्फ 10%। तो हम ठीक तो नहीं कुछ भी कर। हमारा इस साल का एफटीआर का टारगेट 9,500 अरब रुपया था, तकरीबन 500-600 अरब रुपया शॉर्टफॉल है। 500-600 पे ध्यान ना दें, अरब पे भी ध्यान दें। 100 अरब हो ना, 100 अरब पता है कितना बनता है? 1 अरब हो तो कितना बनता है? 100 अरब हो, फिर 500-600 अरब हो, फिर 9,500 अरब, फिर 9,500 अरब का शॉर्टफॉल, कम से कम 20,000 अरब आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम इकट्ठा करते हैं।
खैर इधर वापस आ जाओ, हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन, और मैंने बात स्टार्ट इसको एरा वाइज, और मैंने कहा उसमें मैंने आपको एरा वाइज बात समझाई कि 1947 से ऑनवर्ड्स क्या क्या मामला हुए, सीटो साइन तो हमने साइन दिया, वो मैंने आपसे काफी डिस्कशन कर ली थी। हम 2000 तक पहुंचे थे और मैंने कहा था कि आप घर से लीड करिएगा ताकि हम 2000 से आगे, 2000 से आगे 3 एराज में हमारा यूएसए ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, इसलिए जो तरक्की की शरह अयूब खान साहब के दौर में थी, आज अगर पाकिस्तान में होती ना तो हम मिडल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के बराबर हो। दूसरा, हमारी जो अनकंडीशनल जो हमें सपोर्ट किया अमेरिका और हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा रहा, वो 1979 से 1988 तक। तीसरा जो हमारा इन पहले दोनों से भी अच्छा रहा वो 2001 से लेके 2008 तक। अब इसको मामला को थोड़ा समझिएगा, पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात, पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात थे वार ऑन टेररिज्म की बेस पर। यूएस से जो वार लड़ा था अफगानिस्तान के अंदर 2001 7 अक्टूबर को जो उन्होंने अटैक किया, उसके अंदर उनकी जितनी नेटो की सप्लाई है वो बलोचिस्तान के जरिए, केपी के जरिए वो सारी अफगानिस्तान तक पहुंची। वी वर नॉन नेटो अलाई ऑफ यूएस एट दैट टाइम। मतलब वहां पे जितने अटैक्स होते थे उनके लिए जितना असला बरूद नेटो के फौजी के लिए खाना पीना जो है वो कहां से जाता था? इन द लाइन ऑफ कहा कि बिल क्लिंटन ने मुझे फोन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मुझे फोन किया था कि आइदर यू आर विद अस और विद टेररिज्म, या हमारे साथ आपके साथ। उसके बदले ही अमेरिका ने पहले दिन कहा कि पाकिस्तान का $1.5 बिलियन का कर्जा ना हमने माफ किया, पाकिस्तान को कर्जा दिया, हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान को F-16 प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान को असला देंगे, पाकिस्तान को हेल्प आउट करेंगे, पाकिस्तान में हेल्प करे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ जंग लड़े। अमेरिका आया अफगानिस्तान में जंग करने, $1300 यहाँ पे, $1400 यहाँ पे डूब के चला गया, कुछ हासिल हुआ, एक बंदे को कत्ल करने में आ गया। क्या दुनिया में दहशतगर्दी खत्म होगी? बताएं, बल्कि ज्यादा हो गया दहशतगर्द। समझ आ रही? अब थोड़ी सी इसकी स्टोरी समझिए। 2001 से लेकर 2004 तक ना हमें ये था कि यूएसए वाकई ही यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म कर, तो हमने उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट की, हम भी चाहते थे दहशतगर्दी ना हो। पाकिस्तान ने तो सब जो हमारे जवान शहीद हुए हैं दहशतगर्दी आजकल भी आप देख रहे हैं, पाक फौज के ऊपर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, आज तक हम उसको फील करते आ रहे हैं। यूएसए तो यहाँ से चला गया, हम तो अभी भी उसका इम्पैक्ट उसी तरह से फील करते आ रहे हैं। आम लोगों की जाने जाती हैं, हमारी फौजी जाने जाती हैं, शहीद होते हैं, जो पुलिस है उसके ऊपर अटैक्स होते हैं, मदरसों के ऊपर अटैक्स होते हैं, आज तक हम उसको फील कर रहे हैं। 2001 से लेकर 2004 तक हम प्रॉपर सपोर्ट कर रहे थे यूएस से, क्योंकि 2004 में जाकर हमें रियलाइज हुआ कि ये इस काम के लिए भी नहीं यहाँ पे आया, और ये तो कुछ और करने के लिए है, उसामा के लिए भी नहीं आया वो। समझ आ रही? वो लिथियम लेने आए हुए थे, लेकिन वो उन पहाड़ों तक पहुंच ही नहीं सके जहां पे लिथियम पड़ा था। रोड बनाते थे, जाहिर है बड़ी मशीनरी लेके जाने के लिए रोड बनाना था, रोड बनाते थे 20 25 30 किलोमीटर, वो बना के आगे जाते थे, पिछला रोड तबाह करते थे। रोड ही नहीं बना पाए, वहां पे रेलवे था कोई नहीं, तो हैवी मशीनरी अब हेलीकॉप्टर से उठाकर पहाड़ों में नहीं लेके जा सकते, वो रोड की जरिए वो पॉसिबल ही नहीं है, लिहाजा वो भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब हमें भी पता हुआ लगा ना कि ये तो कुछ और ही करने आए, हमने भी उनकी सपोर्ट खत्म कर बंद कर, लेकिन उनको इस चीज की रियलाइजेशन 2008 में जाती शरफ साहब के जाने के बाद, ये पाकिस्तान तो शायद हमारे साथ डबल गेम कर, पाकिस्तान हमें अभी तो उनका ये मानना है कि हमारे हारने की सबसे बड़ी अफगानिस्तान में रीजन पाकिस्तान,
और तालिबान का भी कहना है कि पाकिस्तान ने हमें वहां पे बरवाया, हम तो दरमियान में फंस गए, हम सपोर्ट करते तब भी फंसे, ना करते तब भी फंसे। बट मुशर्रफ साहब के भी क्लब्स में था जो उसामा बिन लादेन को अपना हीरो कहते हैं। क्योंकि ये सारी डिबेट वाली चीजें हैं। क्या जो आपके जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, उसामा को किसने बनाया? उन्होंने बनाया ना, यूएस ने। अफगान मुजाहिदीन उन्होंने बनाया ना। तो बाद में उनको उस तरह से सोचना चाहिए था ना कि हम रशिया को शिकस्त दे रहे हैं तो पूरी दुनिया का भी अमन खराब हो सकता है इसके चक्कर। खैर हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारा ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, इंपोर्टेंट चीजें आ गई। 2011 में अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस की तरफ से एक ना पाकिस्तानी आर्मी एक चेक पोस्ट की सलाला उसके ऊपर अटैक होता है, वहां पे तुम्हारे मेजर शहीद है। इसके बाद हमारे और यूएस के ताल्लुकात में बड़े वीक हो गए, कमजोर हो गए। 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सिंपल फार्मूला है, मैं बिजनेसमैन और हमने सिस्टम को इस तरह लेके चल रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़े। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सब कंट्रीज के साथ कहा कि हम लड़ने चलने कोई नहीं, आई विल बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आप आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम लड़ाई के चक्कर में नहीं है, ना हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जो रियासत के खिलाफ या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ है हम उसको दहशतगर्द मानते हैं। मियां साहब के दौर में ना हमारे ताल्लुकात उनके साथ ना वो कह लें कि हो गए गवर्नमेंट से। लेकिन 2017 में जाके जब अमेरिका का जब ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, इन्होंने कहा कि मैंने सारी बात खत्म करनी है, हम पागल हैं, 14-15 अरब डॉलर हम अफगानिस्तान में लगा चुके हैं, हमने ये सारी वार खत्म करनी, हमने ये सारी वार खत्म करके अपने फौजी को वापस बुलाना। उसके लिए पाकिस्तान सपोर्ट करे, हमें पाकिस्तान सपोर्ट करे, ये वार खत्म करें। और पाकिस्तान को कहा गया कि अब तालिबान के ऊपर आप लोगों का बहुत कंट्रोल है, आप तालिबान को टेबल के ऊपर लेके आए ताकि तालिबान जो है हमारे साथ डिस्कशन करे। तालिबान कहते थे कि हमने जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उनके साथ नहीं बैठना, हम डायरेक्ट अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने मिलकर कहा, प्रेशराइज किया, तालिबान बैठे, एक मुआहदा हो गया कि 2021 में अमेरिका अपनी सारी फौज यहाँ से निकाल रही। तालिबान 15 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट में आ गई। समझ आ गई? तो इसीलिए वो बार बार पीस की बात करता है। हाँ, वो वीडियो में वो कहता है हम लड़ने के लिए नहीं है। चाइना आगे इसलिए नहीं निकला कि उसने दुनिया के साथ लड़ाई करके कब्जा किया। चाइना इसलिए आगे निकला कि उसने को एग्जिस्टेंस की बात की है, उसने कनेक्शन बिल्ड करने की बात, इसलिए चाइना आगे निकला। अब जो आप पूरी पूरी हेडिंग्स दे सकते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम इस सारे पॉइंट्स को, इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सर जो ट्रम्प ने सिर्फ एक प्रपोजल दिए, जो कि सिर्फ एक प्रपोजल दिए अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग है कि हम पैलेस्टीन के अंदर जाके जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे जी। सर, वो इसको बाद में जरा देखते हैं प्लीज, मैं जरा इसको निपटा दूँ। ये मैं जरा ये निपटा लूँ। आप बच्चों किसी टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये हेडिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, सिवाय अपनी टेक्स्ट बुक में जो आज हमें से हो गई करंट अफेयर वाली। इसके अलावा आप कोई भी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आप लोग किसी सूरत इन हेडिंग्स को नहीं निकाल सकते। और आइंदा भी आपने जो नोट्स में किस तरह करनी है भेजने लगे, तमाम ग्रुप्स में आ जाए। ये थोड़ा सा लिखा इस तरह से भी है, लेकिन
इन्होंने जो काम किया ये अच्छा किया, निकाले जरा, मैंने शेयर कर दी सबको। आपने पुरानी टाइमलाइन फॉलो नहीं करनी, याद रखिए, आपने लेटेस्ट टाइम। अच्छा इधर देखिए, इसको डाउन तो नहीं तक, इधर मेरी तरफ ध्यान करें। सबसे पहले जो हमारे उनके साथ ताल्लुकात वीक होने शुरू हुए ना, उसकी बेस थी कि अमेरिका को दोबारा हमारी जरूरत कोई नहीं है, और हम सी पैक के साथ चाइना के करीब हुए हैं। तो अमेरिका कहता मैं पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करें। 3 दफा हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए, 60 से 70, 79 to 88, 2001 से 2008-9 तक। इसके अलावा बाकी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हमेशा, वो टेम्पररी बेसिस पे अच्छे होते हैं, फिर खत्म हो जाते। ये जो मैंने अभी आपको फाइल शेयर की, सबसे पहले जो हालात इधर देखिएगा ठीक हुए ना, हमने अमेरिकन फौज को यहां से निकालने में बड़ी सपोर्ट, हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को फोन करके या टेलीग्राम जो भी तरीका था, हमें अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने हमारी फौज को निकाला है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया। इवन इमरान खान साहब को इस बात का ताना दिया जाता था कि आपको तो बाइडन ने फोन भी नहीं किया, लेकिन खान साहब क्या कहते थे हमेशा, खान साहब कहते थे कि वी बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीस ऑफ अफगानिस्तान मींस स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अगर वहां पे पीस होगा तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है। लिहाजा आप लोग जो है वो नाम भी किसी ने दिया, तो मैं तो अफगानिस्तान के लिए हमने 3 से 4, जब मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर आऊंगा उसमें डिस्कशन करेंगे। 2 दफा हम OIC की मीटिंग हमने कॉल की अफगानिस्तान, सही है। उसके बावजूद आज जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है, कितना वारद जो है, पाक फौजियां हमारे जितने भी पुलिस वाले उनके ऊपर अटैक्स करते हैं, वो सारा अफगानिस्तान से मैंने सब कुछ ठीक हो गया। अब आए जो हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। देखिएगा जरा ये हेडिंग, आपने इनको 20 हेडिंग बना लेना, एंड पे जाकर समझाता फिर इसको क्या करना। पाकिस्तान में आगे बताइए, सारे ग्रुप्स में शेयर करते हैं। कौन सा ग्रुप है? G23। मिल गया थोड़ी यार, स्किप हो गया बिल्कुल। अच्छा जी, पाकिस्तान, अच्छा सॉरी टाइमलाइन पे अब जरा ये देखिएगा, पिछले 1 से 1.5-2 सालों में जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे यहाँ पे थे। अगर आप ये इवेंट्स लिख के आते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 20 में से 16, 15, 14 मार्क्स ना मिले। और अगर सिंपल आप वही पुरानी बातें लिख के आते हैं, बैड एंड गुड तालिबान पाकिस्तान के दरमियान इशू, ह्यूमन राइट्स इशू है, जनरल चीजें लिख के आते हैं, तो फिर 8-9 मैक्सिमम। बस मैं 6 मिनट की क्लास कर दी। यूएस एड फॉर पाकिस्तान फ्लड। पाकिस्तान में अगस्त 2022 में फ्लड आया था, अगर आपको याद हो, बड़ा सीवियर फ्लड आया था, जिसमें तकरीबन जो है तकरीबन हमारा कुछ 25 से 30 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। 3000 लोग हमारे उनकी डेथ हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तबाह हुआ था पाकिस्तान। 2022 में फ्लड आया था, उसके लिए अमेरिका ने एड दी थी, कितनी? 200 मिलियन डॉलर। क्लाइमेट एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए अमेरिका ने सपोर्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक हो गया। इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्सपेंशन, बायोलेटरल ट्रेड। हाँ, आपको पता है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस मुल्क को होती है? यूएसए को, याद रखिएगा। हम चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते, हम चीजें जो है वो इसको नहीं एक्सपोर्ट करते सऊदी अरेबिया को। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट चाइना अमेरिका है, या पर मैंने जेल में रखी।
हमने फर्दर इसको एक्सपेंड कर दिया। हमारी प्रोडक्ट के ऊपर अमेरिका टैरिफाइड नहीं करता, ये भी हम जैसे टैरिफाइड नहीं करता। जो दो तरह की प्रोडक्ट्स होती है, एक नेसेसिटी होती है, एक लग्जरी होती है। वी आर प्रोवाइडिंग द नेसेसिटी गुड्स, जो इम्पोर्टेंट गुड्स है वो हम प्रोवाइड, मिनरल्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी डायलॉग कंटिन्यू, discussion focused on counter-terrorism and regional stability remained a priority। हम इसके ऊपर बड़ा ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 4 है, इधर लेकर ध्यान दें। हमारे इस टाइम जॉइंट चीफ स्टाफ जो ऑफिसर है ना पाकिस्तान की आर्मी की, शमशाद साहब, वो रिसेंटली ना उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। उसके अंदर उन्होंने एक वीडियो क्लिप, बच्चा आप लोग न्यूज नहीं करते, मैं तो ट्विटर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, उस पर मैंने वीडियो क्लिप सुनी थी। उन्होंने कहा कि दुनिया जिस तरह से देखा कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये ना सोचे दुनिया किसी इससे सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा दहशतगर्दी का। पूरी दुनिया दोबारा रेडी हो जाए, जिस तरह 9/11 अमेरिका में हुआ था, कहीं और भी 9/11 हो सकता है और उससे बड़े दर्जे का हो। ये हमने कैटेगोरिकली उनको समझाई है बात, और उनको हमने कहा है कि हमारे साथ कुछ करें, हम वहां पे ऑपरेशन लॉन्च करना है, कुछ मामला नहीं हमें। उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, F-16 यूज करने की इजाजत दी है भाई। उनने हमारा, अच्छा FATF हुआ, FATF में हमें पाकिस्तान को ऐड किया गया। अफगानिस्तान के जो तालिबान थे, हम उनको टेबल टॉक के ऊपर लाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। उन्होंने कहा पाकिस्तान और अमेरिका तुम्हारे ताल्लुकात अंदर से खराब है, हम तुम्हारे जो मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग नहीं दी। 2 स्टार 3 स्टार जनरल वहां पे ट्रेनिंग करने जाते हैं, ब्रिगेडियर्स के बाद कर्नल लेवल पे। उस टाइम रशिया आया था, रशिया ने कहा था कि अगर अमेरिका आपको ट्रेनिंग देता था, पाकिस्तान देता, आपको रशिया देगा आपको। तो ये 2022 की बात कर रहा हूँ, 22-23 के दरमियान की बात। लेकिन अगर अभी इन्होंने दोबारा हमारी ट्रेनिंग रिज्यूम कर दी, अगला पॉइंट वही है। तो काउंटर टेररिज्म के लिए आज भी यूएसए में सपोर्ट कर रहा है, ये ध्यान रखिए। अब मैं इसकी हेडिंग्स फर्दर जो पेपर में बनानी वो भी समझाता हूँ किस तरह बनेगी। हाई लेवल विजिट यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली का विजिट आएगा पाकिस्तान में, उसमें इंटरेस्ट लीडरशिप दी थी। मिलिट्री असिस्टेंस रिज्यूम, द यूएस resumed military support to Pakistan for counter-terrorism operations. Strengthening, वही बात आ गई, strengthening diplomatic ties, relations impressed improved with dialogue on mutual cooperation in agriculture and IT. Shariq meeting पाकिस्तान में पिछले 2 महीने पहले की बात, दिसंबर की 2024 की बात। एंटिटीज हैं, 5 कंपनी हमने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, इसमें मेंशन है। आपका काम क्या होना चाहिए, उन 5 कंपनीज का नाम याद हो, इसमें फर्दर आप तैयार करिए। द यूएस रेज्ड कंसर्न अबाउट पाकिस्तान लॉन्ग टर्म, और उन्होंने पहले कंसर्न रेज किए, बाद में इन 5 एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए। यूएस सैंक्शंस ऑन पाकिस्तानी एंटिटीज, sanction targeted Pakistan defense entities over missile development. Pakistan rejects US climate cooperation. Pakistan called the US climate change allegations about visa program. वही बात आ गई। Security cooperation reaffirmed. 130th nation continued counter-terrorism efforts. ये वो जो डिफेंस पॉलिसीज है, और फिर ये नीचे फैक्चुअल बातें, ये सारी आपने याद करनी है। इस तरह की बच्चों आप हेडिंग यूज करेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हेडिंग बनानी कैसे, क्योंकि ये हेडिंग ये तो टाइम लगेगा ना, हेडिंग थोड़ी है ये। आप एक साइड पे लिखोगे कोऑपरेशन, एक साइड पे लिखोगे इश्यूज। कोऑपरेशन में क्या लिखोगे, कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, उसमें एग्जाम्पल्स कौन से दोगे 2024-23 पर। कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एग्जाम्पल कौन सा देगी 25-24-23 पर, रीसेंट एग्जाम्पल दो। कॉपरेशन ऑन मिलिट्री,
एग्जाम्पल कौन सी दोगे? 25, 23, 24 वाली। अच्छा, आ जाओ इश्यूज पे। इश्यूज क्या है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान? कि हमारा चाइना की तरफ बड़ा ज्यादा ध्यान है, ये सबसे बड़ा इशू है। वो कहते हैं कि आपकी जो फॉरेन, पाकिस्तान जो है वो चाइना ड्रिफ्ट फॉरेन पॉलिसी है। वो यूएस को इतनी क्रेडिट नहीं देते, हालांकि ज्यादा चीजें पाकिस्तान यूएसए को देते हैं। दूसरा, दहशतगर्दी वही टेररिज्म। हम कहते हैं कि हम तो काउंटर, हम डिमांड करते हैं कि हमें काउंटर टेररिज्म के लिए क्या दिया जाए, फंड्स दिए जाए। समझ आती है? वो हमें उस तरह से अब सपोर्ट नहीं करते, इग्नोर करते हैं। इस पर इशू है। अब आपने 10 हेडिंग इश्यूज और 10 कॉपरेशन ये कल 10 से बना के रखा, ये प्रॉपर फैक्चुअल बात है। ये तो एक रफ सा एक एस्टिमेट दिया, इसे में रखिए। जो ना बना के रहा फिर उसे करेंगे बात। 1 बाय 1 मैं सबका काम चेक करूंगा सर जी। कॉपरेशन और एंड इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस फ्रॉम 2020 टू 2025, पिछले 5 सालों डाटा आपके पास है।